Swayam Prabha. Digital India. Educated India. सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम अपकृत्य विधि और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का जो मेरा पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत कठोर दायित्व और पूर्ण दायित्व के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर शैवाल सत्यार्थी, विधि संकाय, दिल्ली विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज का जो हमारा विषय है, आज के सामाजिक और जो आर्थिक दृष्टिकोण के रूप में जब हम देखते हैं अपनी स्थिति को, और इसमें हम पाते हैं कि इस तरह के कानून का जो डेवलपमेंट किया गया है वह कहाँ तक उचित है और किस तरह इसको न्यायालय ने अपने निर्णयों के द्वारा बहुत प्रभावी ढंग से लागू करने का प्रयास किया, विकसित करने का प्रयास किया। अगर हम किसी भी तरह के दायित्व की बात करते हैं, जिसको हम लायबिलिटी भी कहते हैं, तो दो तरह की लायबिलिटी के बारे में हम बात करते हैं। एक तो होता है फॉल्ट थ्योरी लायबिलिटी की, जिसमें दोष सिद्ध करना पड़ता है प्रतिवादी के ऊपर कि प्रतिवादी का दोषपूर्ण कार्य था और उस दोषपूर्ण कार्य की वजह से कोई क्षति हुई है और इसके लिए उसकी जिम्मेदारी बनती है। साथ ही एक दूसरे लायबिलिटी की भी हम बात करते हैं, वह बहुत ही रोचक है, जिसमें बिना किसी दोष सिद्धि के, बिना किसी फॉल्ट को प्रूव किए हुए प्रतिवादी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ऐसी स्थिति को ही हम कठोर दायित्व का सिद्धांत कहते हैं। अब हम जब इस कठोर दायित्व और पूर्ण दायित्व के सिद्धांत की बात करते हैं तो इसमें एक बात समझना बहुत ही आवश्यक है कि यह दोनों एक नहीं है, दोनों में कुछ असमानताएं हैं। एक दायित्व जो कि विदेशों में प्रतिपादित किया गया, जिसको हम कठोर दायित्व कहते हैं, यह बहुत ही पहले 1868 में एक रिलेंट्स वर्सेस फ्लेचर का केस था, इसलिए इसको रिलेंट्स की थ्योरी भी कहते हैं और उसमें इसको प्रतिपादित किया गया था। जबकि जो पूर्ण दायित्व है, जो अत्यांतिक दायित्व का सिद्धांत है, जिसको हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहते हैं, इसका प्रतिपादन भारत की न्यायालयों द्वारा किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इसका प्रतिपादन किया था। चलिए अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और एक एक करके समझने का प्रयास करते हैं कि कठोर दायित्व क्या है और पूर्ण दायित्व क्या है, क्या इसकी परिसीमाएं हैं, क्या इनकी शर्तें हैं और किन तरह के वादों में इनका प्रयोग जिम्मेदारी को तय करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले जब हम किसी भी अपकृत्य के संदर्भ में दायित्व की बात करते हैं तो मैंने जैसा आपको बताया कि दो तरह के दायित्व तो ऐसे साधारण तौर पर होते हैं, एक सामान्य दायित्व होते हैं और एक कठोर और पूर्ण दायित्व होते हैं। सामान्य दायित्व के मामलों में आपको यह सिद्ध करना पड़ेगा कि कोई दोषपूर्ण कार्य हुआ है, प्रतिवादी का कोई आशय था, प्रतिवादी के तरफ से कोई दुर्भावना थी और उस आशय और दुर्भावना के साथ उसने कोई कार्य किया और उस कार्य के बाद कोई क्षति होती है और उस क्षति को जब हम अपकृत्य के संदर्भ में देखते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि यहाँ क्षति अधिकारों के उल्लंघन को लेकर होती है, विधिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मानी जाती है। तो सामान्य दायित्व के अधीन जो भी वादी होता है उसको मुख्य रूप से दो बातों को सिद्ध करना होता है। पहला तो होता है क्षति अथवा नुकसानी, जो भी उसको वायलेशन ऑफ लीगल राइट हुआ, जो उसके अधिकार थे, विधिक अधिकार थे, उनका उल्लंघन हुआ। दूसरा कि प्रतिवादी द्वारा दोषपूर्ण कार्य को किया गया है। तो इनको सिद्ध के बिना आपको प्रतिकर नहीं मिल सकता है न्यायालय के द्वारा। तो यह होता है आमतौर पर जो साधारण तरह की जो जिम्मेदारियां होती हैं, जो लायबिलिटी होती है, जो दायित्व होते हैं, उनमें ऐसा होता है। लेकिन जब हम कठोर दायित्व के नियम की बात करते हैं तो यह सामान्य दायित्व से अलग होता है। अब यह सामान्य दायित्व से अलग कैसे होता है और इसका प्रतिपादन सबसे पहले कब किया गया?
तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर का एक वाद था, जिसमें हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 1868 में इस दायित्व का प्रतिपादन किया था। और इस दायित्व के अंतर्गत क्या होता है कि बिना किसी दोष के, बिना किसी आशय के प्रतिवादी के ऊपर जिम्मेदारी तय की जाती है और उसको लायबल ठहराया जाता है और वह प्रतिकर देने के लिए बाध्य होता है। लेकिन यह होता किन परिस्थितियों में है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हमको जो रिलेंट्स वर्सेस फ्लेचर का वाद था उसके तथ्यों को समझना आवश्यक है। जब हम उस तथ्यों को देखेंगे तभी हम कुछ निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि क्या आवश्यक शर्तें होती हैं कठोर दायित्व को लेकर। इस वाद में जो प्रतिवादी था उसकी कुछ कोयले की खदानें थीं और उन कोयले की खदानों के बगल में ही ये जो वादी है उसकी जो कोयले की खदानें थी, वादी की कोयले की खदानें थी और उसके बगल में ही जो प्रतिवादी था उसकी जो जमीन थी उसमें उसको एक बड़े जलाशय का निर्माण करना था। तो बड़े जलाशय के निर्माण करने के लिए उसे खुदाई वगैरह करनी थी और इसके लिए उसने विशेषज्ञों की एक टीम को कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर रखा और उन लोगों ने उसकी खुदाई प्रारंभ की। उस जलाशय की खुदाई के दौरान ही कुछ ऐसे पुराने शाफ्ट और सुरंगें मिली जो वादी की जो कोयले की खदानें थी उनसे जुड़ रही थी। लेकिन प्रतिवादी के जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनके द्वारा उनको भरा नहीं गया और इसका एक कारण यह भी था कि वो मिट्टी से ढके हुए थे, तो उनको लगा कि इसको छोड़ दिया जाए और इससे कोई ज़्यादा समस्या होने वाली नहीं है। लेकिन जब जलाशय का निर्माण हो गया और जब उसमें पानी भरा तो उन सुरंगों और जो साफ्ट थे, पुराने साफ्ट थे, उनके माध्यम से जो पानी था उसका रिसाव जो वादी की कोयले की खदानें थी वहाँ तक पहुँच गई और इसकी वजह से वादी को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ और उसके कोयले की खदान में पानी चली गई। अब इस नुकसान के बाद जब वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध जब वाद दायर किया और इस मामले को जब न्यायालय के सामने रखा गया तब इसमें कई तरह की दलीलें सामने आई। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई ऐसा आशय या दुराशय नहीं था जिसकी वजह से प्रतिवादी जो वादी है उनकी जो कोयले की खदान थे उनको नुकसान पहुंचाने का कोई प्रयास किया गया है। दूसरा एक महत्वपूर्ण आर्गुमेंट इसमें यह भी दिया गया कि जो यह कार्य किया गया है वह कार्य प्रतिवादी द्वारा स्वयं न करके एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कराया गया है। तो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कराए गए कार्य के लिए भी इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है और यह जो भी कार्य किया गया उसमें कोई भी दोष इस प्रतिवादी का नहीं है, इसलिए इसको जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और उसे किसी भी प्रकार के प्रतिकर को देने से बाध्य न किया जाए। लेकिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने इस मामले को ध्यान से परखते हुए यह पाया कि जब आप एक बहुत बड़े जलाशय का निर्माण कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी का आप वहाँ रोक कर रखने की क्षमता को विकसित कर रहे हैं, तो ऐसे में आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं और वहां रखी गई जो चीज है जब वह बाहर निकलती है वह कितनी भयानक हो सकती है, कितनी खतरनाक हो सकती है और उसकी वजह से अगर किसी को कोई क्षति होती है तो आप अपनी जिम्मेदारियों से सिर्फ इस आधार पर नहीं बच सकते हैं कि इसमें कोई आशय या दुराशय नहीं था और यह कार्य दुर्भावना से नहीं किया गया था और इसमें आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। सबसे पहली बार हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने यहीं पर कठोर दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया और कहा कि किन्हीं खास परिस्थितियों में बिना दोष के यह जो कंपनसेशन देने का, जो प्रतिकर देने का जो आपके ऊपर जो नियम है यह लागू होगा और आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। तो हम यहां यह देखने का प्रयास करेंगे कि क्या किसी इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किए गए कार्य के लिए भी किसी को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है या नहीं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधिक विषय था इस केस में और इसमें हम जब देखते हैं कि किसी भी ऐसे संबंधों में
जहां पर हम प्रतिनिधित्व दायित्व की बात करते हैं, सो प्रतिनिधिक दायित्व के रूप में जब हम मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप की बात करते हैं, हम एजेंट और प्रिंसिपल के रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो हमें यहां देखना होगा कि ऐसे विषयों में जो जिम्मेदारी होती है वह किसकी होगी, प्रतिनिधिक दायित्व का केस बनता है या नहीं बनता है। तो यहां यह कहा गया कि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के केस में ऐसा आप बचाव नहीं ले सकते हैं कि चूंकि यह कार्य इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया गया है इसलिए मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो कई मामलों, जबकि बाद के बहुत सारे वादों में यह भी निर्णय दिया गया अदालतों के द्वारा कि जब मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप होता है और जब किसी कार्य को इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा किया गया होता है तो वहां पर जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया जाता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के रूप में जब वह कार्य करता है तो उसके ऊपर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है और उसको आप व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू आप नहीं बताते हैं, जबकि मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप में आप उसको बताते हैं कि इस कार्य को कैसे करना है और कब करना है और कहां करना है, तो आपका एक कंट्रोल बना रहता है। लेकिन जब हम कठोर दायित्व की बात करते हैं तो ऐसे विषयों में हम यह जरूर देखेंगे कि जो कार्य किया गया है वह किस श्रेणी का है, क्योंकि जो कार्य है, जिस वस्तु को आपने वहां रखी है वह वस्तु कितनी खतरनाक है और जब वह बाहर जाएगी तो वह किस तरह का नुकसान कर सकती है, किस तरह की क्षति कर सकती है। तो इस तरह की जिम्मेदारियों से आप खुद को, सिर्फ यह कार्य चूंकि इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कराया गया है, आप नहीं बच सकते हैं। अब यहां सवाल यह उठता है कि कठोर दायित्व के जो ये मामले हैं और इनमें जो निर्णय दिया गया रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में और इसके तथ्यों को मैंने आपके सामने रखा, तो इसमें एक जो ऑब्जर्वेशन था जस्टिस ब्लैकबर्न का, उसको भी यहाँ कोट किया गया था और वह जो ऑब्जर्वेशन है बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है, जिसको आप देख सकते हैं कि जस्टिस ब्लैकबर्न ने क्या कहा। उनका यह कहना था कि हमारा मानना है कि कानून का सच्चा नियम यह है कि जो व्यक्ति अपने उद्देश्यों के लिए अपनी भूमि पर लाता है और इकट्ठा करता है और वहां कुछ भी रखता है जिससे शरारत होने की संभावना हो, अगर वह बच जाता है तो उसे इसे अपने पास रखना चाहिए। खतरा होता है इसमें, यदि वह ऐसा नहीं करता है तो प्रथम दृष्टया उन सभी क्षति के लिए उत्तरदायी है जो उस वस्तु के भागने का और निकलने का स्वाभाविक परिणाम है। तो आपकी एक भूमि है जिस पर आपने कुछ खतरनाक वस्तुओं को रखा हुआ है और उन खतरनाक वस्तुओं के बाहर निकलने की संभावना है, और जब वो बाहर निकलेंगे तो किस तरह की क्षति प्रदान करेंगे, तो इसके लिए प्रथम दृष्टया आपकी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह का ऑब्जर्वेशन जस्टिस ब्लैकबर्न ने दिया था, जिसको रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने माना इस तर्क को और कठोर दायित्व के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। अब हमको यहां यह देखना होगा कि कठोर दायित्व का जो सिद्धांत है इनमें किन आवश्यक शर्तों का होना आवश्यक है। तो सामान्यतः जब हम देखते हैं कि किसी भी सामान्य दायित्व का मामला होता है, उसमें जो प्रतिवादी होता है उसकी उपेक्षा को साबित किए बिना नुकसानी का वाद नहीं लाया जा सकता है, यह हम सभी जानते हैं। उसके बाद इस तरह के मामलों में वादी को क्षति और नुकसान जो कारित होता है उसको भी साबित करना पड़ता है, लेकिन इसको साबित करना कई बार कठिन हो जाता है कि जो नुकसान हुआ है और किस तरह का नुकसान हुआ है उसको साबित करना किन्हीं खास परिस्थितियों में बहुत ही कठिन होता है। तो इस विषय को भी ध्यान में रखना चाहिए। इसके बाद हम सामान्य मामलों में यह भी देखते हैं कि जो प्रतिवादी होता है सामान्यतः अपने आशय या उपेक्षा के अभाव का बचाव ले लेता है। जो प्रतिवादी होता है वह कहता है कि मेरा कोई ऐसा दुराशय नहीं था, मेरा कोई आशय नहीं था, और वह अपने बचाव को कोर्ट के सामने रखता है और कई बार कोर्ट उसको स्वीकार भी कर लेती है। लेकिन इन्हीं को ध्यान में रखते हुए जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है, जब वह प्रभाव में आता है तो आशय और उपेक्षा का जो ये बचाव है उसको निष्प्रभावी कर देता है। तो सामान्य जो दायित्व है, जब हमने यह देखा कि किन्हीं खास परिस्थितियों में यह जो सामान्य दायित्व है इसको निरूपित करना बहुत ही कठिन है प्रतिवादी के ऊपर, और वह कई मामलों में अपने बचाव में अपने जो आशय हैं उनको लेकर और अपने बचाव में कुछ और तर्क लेकर वह सामने आता है और कहता है कि जो भी कृत्य मैंने किया है इसमें जो आशय है या उपेक्षा है उसका अभाव है, तो इस आशय और उपेक्षा के अभाव की वजह से मुझे जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए, और वह बचाव ले लेता है। लेकिन अब प्रश्न यह है कि क्या
इन्हीं सब कारणों की वजह से इस कठोर दायित्व का उद्भव हुआ रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में। तो हम पाते हैं कि हाँ, किन्हीं खास परिस्थितियों में जब आप किन्हीं ऐसी वस्तुओं को अपने पोजीशन में रखते हैं, अपनी भूमि पर रखते हैं, जिनसे ज्यादा खतरा होने की संभावना होती है, तो आपकी प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी बनती है, और यहीं से कठोर दायित्व के सिद्धांत का उद्भव होता है। और कठोर दायित्व का सिद्धांत क्या कहता है, आप अगर इस स्लाइड में देखेंगे तो आपको लगेगा कि आशय एवं उपेक्षा के अभाव में भी किसी व्यक्ति को अपकृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण हमने यहां पर क्या देखा कि आशय और उपेक्षा के अभाव में, यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य दायित्व के संदर्भ में यही दो जो फैक्टर हैं, आशय और उपेक्षा का अभाव, इनके आधार पर जो प्रतिवादी होता है वह अपनी जिम्मेदारियों से बच जाता है। लेकिन कठोर दायित्व के सिद्धांत में क्या है कि आशय एवं उपेक्षा के अभाव में भी किसी व्यक्ति को अपकृत्य के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। तो जोखिम भरी वस्तु, खतरनाक वस्तु, और जिसको हम डेंजरस और हजार्डस थिंग्स बोलते हैं, जब उनको आप अपनी भूमि पर रखेंगे तो आप यहां निर्दोष होते हुए भी कई बार जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। और कई सारे ऐसे मामले हैं जहां पर यह पाया गया है कि जो प्रतिवादी है वह निर्दोष है, उसने कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया है, लेकिन फिर भी उसकी जिम्मेदारी तय की गई है न्यायालय के द्वारा, क्योंकि उसने खतरनाक वस्तुओं को, उसने बहुत ही डेंजरस थिंग्स को अपने पोजीशन में रखा हुआ था, और जब वो एस्केप की तो उनकी वजह से किसी को नुकसान होता है, किसी अन्य व्यक्ति को नुकसान होता है। तो निर्दोष होना एक बचाव का कारण नहीं बनता है, कई बार आप निर्दोष होते हुए भी जिम्मेदार बनाए जा सकते हैं। अब हम यहां ये देखते हैं कि जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है, इसमें हमने देख लिया कि इसका आधार आशय या उपेक्षा नहीं है, जबकि यहां पर दोष सिद्धि के लिए सिर्फ इतना पर्याप्त है कि आपने किस तरह की वस्तु को अपने भूमि पर रखा हुआ है, और किस तरह की वस्तु को भूमि पर रखे हैं वह कितना खतरनाक है, और उसके बाहर निकलने से किस तरह के कार्य हो सकते हैं और कितनी क्षति हो सकती है। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए जब हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वाद हुए बाद में, जिसमें माना गया कि हाँ, यह कठोर दायित्व का जो सिद्धांत है वह लागू होता है, और उसमें जैसे एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, जिसके बारे में मैं आगे भी चर्चा करूंगा। एक भारत में जो इंडियन काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल लीगल एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इसको प्रसिद्ध रूप से इसको बिचड़ी विलेज केस के रूप में भी जानते हैं। यह पोल्यूशन से संबंधित मामला है, जो प्रदूषण से बहुत सारी जो जमीनें थी, जो उपजाऊ भूमि थी, वह बंजर भूमि में परिवर्तित हो गई, क्योंकि एक केमिकल फैक्ट्री थी, और उस केमिकल फैक्ट्री से जो रसायनों का रिसाव हो रहा था, उन रसायनों के रिसाव की वजह से बहुत सारी जो उपजाऊ भूमि थी उस क्षेत्र की, वह बंजर भूमि में परिवर्तित हो गई। तो इस तरह के भी वाद में कोर्ट के द्वारा यह कहा गया कि नहीं, आपका जो दायित्व है यह कठोर दायित्व है, और इसके आधार पर जो आपको प्रतिकर देना होगा उन लोगों को, और आपको ऐसा करना होगा। इसके बाद जब हम देखेंगे कि जो यूनियन कार्बाइड कारपोरेशन का केस है, भोपाल ट्रेजेडी का केस है, जिसके बारे में मैं आगे भी चर्चा करूंगा, जिसको हम एब्सोल्यूट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। एक सुजाय दास बनाम असम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मामला था, और इसमें उच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया उसमें यह पाया कि जो बिजली का करंट था वह तार में प्रवाहित हो रहा था, और तार जो थी वो खुली हुई थी, और उस तार के संपर्क में आने से जो वादी था उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड था उसके ऊपर जो जिम्मेदारी तय की गई क्षतिपूर्ति की, वह जिम्मेदारी भी कठोर दायित्व के सिद्धांत के आधार पर की गई थी। तो हम देखते हैं कि बहुत, ये तो 2-3 केस का रेफरेंस मैंने आपको दिया, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें कठोर दायित्व के सिद्धांत को न्यायालयों ने माना है, और रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में जो एक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया उसको भारत में भी कई सारे वादों में सम्मिलित किया गया, और उसके आधार पर जिम्मेदारी तय की गई। अब हम इसमें देखते हैं कि कुछ ऐसे भी वाद हुए जिसमें कोर्ट ने इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को, जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है, इसके आधार पर जिम्मेदारी तय की। अब इसमें जो एक केस है स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस मोहम्मद इकबाल, तो इसमें भी ये क्या हुआ कि जो बिजली के ट्रांसफार्मर लगे हुए थे
और वो इलेक्ट्रिक पोल जो होता है, आपको पता है कि ट्रांसफार्मर और खंबे के तार जो होते हैं वो कितने डेंजरस होते हैं, और वहाँ खतरे का कोई संकेत भी नहीं लगाया गया था। तो उस पोल को टच करने से 2 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो जब उन 2 बच्चों को नहीं बचाया जा सका, उनकी मृत्यु हो गई, तो ऐसे मामले में भी जो न्यायालय है उसने स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के सिद्धांत के आधार पर, कठोर दायित्व के सिद्धांत के आधार पर राज्य सरकार पर प्रतिकर देने के लिए निर्णय दिया। और न्यायालय ने यह कहा कि राज्य की ओर से किसी भी तरह का प्रिकॉशनरी मेजर वहां पर नहीं था, क्योंकि अगर कोई डेंजरस चीज है और आपके कब्जे की चीज है और आपने वहां पर कोई संकेत भी नहीं दिया है कि इससे किस तरह की हानि हो सकती है। आपने देखा होगा कि जब भी ट्रांसफार्मर वगैरह कहीं लगे होते हैं तो वहां पर एक साइन बोर्ड लगा होता है और उस साइन बोर्ड पे लिखा रहता है डेंजरस। तो यह एक संकेत है कि आप उसके निकट न जाएं और यह डेंजरस चीज है, और उसके बचाव से आप खुद को सुरक्षित रह सकते हैं। तो ऐसे बचाव के जो उपाय करने थे वह राज्य सरकार की ओर से करने थे। जब उनको पता था कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे कुछ नंगी तारें हैं जिसमें करंट का प्रवाह है और उस करंट के प्रवाह के संपर्क में आने से किसी की मृत्यु भी हो सकती है, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए था कि यहाँ पर कुछ संकेत कम से कम दे दिया जाए। लेकिन यहाँ तो यह पाया गया था कि आपने चेतावनी तक नहीं दी थी, तो कैसे आप कठोर दायित्व के सिद्धांत से बच सकते हैं। तो भले ही आपके एंड पर अगर यह कहा जाए कि नहीं, हमारा कोई ऐसा आशय नहीं था उनको क्षतिकारित करने का, किसी हमारे कर्मचारी का ऐसा कोई कृत्य नहीं था जिसकी वजह से इन बच्चों की मृत्यु हुई, तो यह दायित्व न्यायालय के सामने नहीं टिक सकता है। क्योंकि कठोर दायित्व के सिद्धांत में मैंने पहले भी कहा है कि कई बार आप निर्दोष होते हुए भी आपकी जिम्मेदारी तय की जा सकती है, और इसी आधार पर इस वाद में जिम्मेदारी तय की गई है। एक जो अगला केस है जोगिंदर सिंह बनाम स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें एक खेत में 7 से 8 दिन तक बिजली के तारों को ऐसे ही छोड़ दिया गया था और उन तारों के संपर्क में आने से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। अब यहाँ पर उन्होंने कुछ अलग तरह के बचाव को लेने का प्रयास किया कि यह एक दैवीय घटना है और इसकी वजह से, क्योंकि बारिश हो रहा था और बारिश की वजह से विद्युत का जो पोल था उसको हटाया जा रहा था और मृतक जो ज़्यादा जल्दीबाजी में था, तो उस वजह से इस तरह की घटना हो गई और इस तरह के बचाव को लेने का प्रयास किया गया। लेकिन न्यायालय ने यह कहा कि नहीं, इस तरह का बचाव आप यहां पर नहीं ले सकते हैं और किसी भी तरह से यह जो कृत्य है इसको दैवीय कृत्य नहीं माना जा सकता है, और यहां पर कोई भी प्रवेश निषेध का कोई संकेत भी नहीं लगाया गया है। जैसे मैंने पहले वाद के संदर्भ में भी बताया था कि जो एक चेतावनी होती है उस चेतावनी को दिया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। तो तथ्यों के आधार पर यह पाया गया कि आपने एक तो जो आपकी जिम्मेदारी थी, क्योंकि यह खतरनाक चीजें हैं, यह बहुत ही डेंजरस चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति इसके संपर्क में आ जाएगा तो किस तरह की क्षति हो सकती है। और इसको जानते हुए भी जब आपने यह चेतावनी नहीं दी और किसी प्रवेश निषेध का कोई बोर्ड आपने नहीं लगाया, तो आप कैसे कह सकते हैं कि मृतक जल्दीबाजी में था या नहीं था या कोई ऐसे दुर्घटना हो गई। तो इसमें इस तरह के बचाव का कोई उपाय कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया और कोर्ट ने जिम्मेदारी तय की राज्य सरकार के ऊपर और प्रतिकर देने के लिए बाध्य किया। अब इन सब वादों को बताने के पीछे आशय ये था, मकसद ये था कि आपको यह समझ में आ सके कि जो आवश्यक शर्तें होती हैं, जो अनिवार्य शर्तें होती हैं किसी भी कठोर दायित्व की, वह क्या होती हैं। और ये जो अनिवार्य शर्तें होती हैं, 3 तरह की अनिवार्य शर्तें यहां पर होती हैं। सबसे पहला जो अनिवार्य शर्त है किसी भी कठोर दायित्व का, वह यह है कि जो प्रतिवादी है उसने अपनी भूमि पर कुछ ऐसी वस्तुओं को रखा है जो खतरनाक हैं और उनके पलायन होने से बहुत बड़ी क्षति हो सकती है, जिसको हम डेंजरस थिंग बोलते हैं। अब डेंजरस थिंग क्या हो सकता है, डेंजरस और हजारस थिंग क्या हो सकता है? जो आपने अपनी भूमि पर रखा हुआ है, आप उसके पोजीशन में हैं, आप उसके कब्जे में हैं। तो यहां पर बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आपको मैं दे सकता हूं। जैसे कि मान लीजिए कोई जहरीली गैस है और उस जहरीली गैस को आपने अपनी भूमि पर रखा हुआ है। सिर्फ पानी रखना बहुत खतरनाक वस्तु नहीं है, पानी सभी रखते हैं अपने घरों में, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में पानी को इकट्ठा करना किसी खास परिस्थिति में खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जब बहुत बड़ी मात्रा में आप पानी रखेंगे और
वह पानी जब प्रवाहित होगी, अपने क्षेत्र से बाहर निकलेगी, तो वह कितना बड़ा खतरा उत्पन्न कर सकती है, इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। कई बार ऐसा होता है कि प्राकृतिक वजहों से भी ऐसा होता है कि पानी का आपने देखा होगा कि बहुत बार जो पर्यटक होते हैं किसी खास पहाड़ी स्थान पर हैं और नाला सूखा हुआ दिख रहा है और अचानक पानी की ऐसी तेज धारा आती है कि सब कुछ बहा कर ले जाती है। तो पानी कई बार बहुत अच्छा काम करती है और पानी कई बार खतरनाक भी हो जाती है। तो इसको भी ध्यान में रखना चाहिए कि जो आप पानी इकट्ठा कर रहे हैं वह इकट्ठा करने का लेवल क्या है, किस मात्रा में आप इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में भी हमने देखा कि वहां भी जलाशय का निर्माण था और पानी ही इकट्ठा कर रहे थे, लेकिन पानी किस मात्रा में इकट्ठा कर रहे थे यह महत्वपूर्ण है। और कब वह खतरनाक की श्रेणी में चला जाता है, कब वह स्वाभाविक श्रेणी में रहता है, कहाँ यह स्वाभाविक है कि इतना पानी हम इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे घरों में आप देखते हैं घर की छतों पर जो टंकियां होती हैं उसमें भी पानी इकट्ठा करते हैं, तो यह स्वाभाविक तरह का कार्य है और इसमें ऐसा होता है। लेकिन जब उसी पानी को आप बहुत बड़ी मात्रा में करेंगे तो उसके लिए आपको सारे बचाव के उपाय करने हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। यहां आप नहीं कह सकते हैं कि पानी इकट्ठा किया और यह बह गया और बहुत तेज धारा में बहा और उसकी वजह से किसी को नुकसान हुआ। तो इसका आपको ध्यान रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। इसी वजह से जो न्यायालय है वह कठोर दायित्व के सिद्धांत को लेकर आती है। इसका एक और उदाहरण हो सकता है आग। आग भी कई बार खतरनाक हो जाती है। कई बार आग बहुत काम की चीज होती है, स्वाभाविक रूप से हम काम में लेते हैं आग को। जैसे घर में खाना बनाने के लिए हम आग का इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, यह स्वाभाविक क्रिया है, सभी करते हैं अपने घरों में, हर घर में आग का प्रयोग होता है। लेकिन जब आग का एक अलग तरह का स्वरूप आप रखते हैं अपनी भूमि पर और वह जो स्वरूप है वह जो आमतौर पे रखे जाने वाली आग के स्वरूप से भिन्न है, तो यहां पर आपकी जिम्मेदारी ज्यादा होती है। तो यह एक आवश्यक शर्त के रूप में जरूर देखा जाएगा कि आपने कितनी खतरनाक वस्तु अपनी भूमि पर रखा हुआ है और उसके निकलने से किस तरह की क्षति हो सकती है। तो आग हो सकता है, पानी हो सकता है, कंपन हो सकता है, जहरीली गैस हो सकती है, जहरीले पौधे हो सकते हैं। कई बार आप जहरीले पेड़ लगा लेते हैं और उसकी ब्रांचेज बाहर निकल जाती हैं, तो ऐसे भी केसेस में कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू होता है। तो इसको अवश्य रूप से ध्यान में रखा जाता है। जब हम रिलायंस वर्सेस फ्लेचर के मामले में भी जब देखते हैं तो इसमें भी ऐसा कहा गया कि हाँ, जो खतरनाक वस्तुएं हैं तो किस तरह से खतरनाक वस्तुओं को रखने के लिए आपके ऊपर कठोर दायित्व का सिद्धांत निरूपित किया जा सकता है। जो दूसरी शर्त, आवश्यक शर्त इस रिलायंस वर्सेस फ्लेचर और बाकी अन्य वाद हैं उसके आधार पर निकलकर सामने आती है, वह यह है कि जो खतरनाक वस्तु आपने रखी हुई है वह खतरनाक वस्तु आपके कब्जे से बाहर निकलती है। कहने का तात्पर्य यह है कि आपने एक खतरनाक वस्तु अपनी भूमि पर रखी। आपकी भूमि से संबंध यहां यह है कि आपकी संपत्ति, जो भी आपका मकान हो गया, आपकी फैक्ट्री हो गई, आपका जमीन हो गया, उस जमीन पर आपने एक खतरनाक वस्तु रखी। लेकिन कठोर दायित्व के सिद्धांत को कब हम लागू कर सकते हैं? क्या सिर्फ खतरनाक वस्तु रखने मात्र से ही कठोर दायित्व का सिद्धांत बन जाता है? नहीं, कठोर दायित्व का सिद्धांत तब बनेगा जब इसकी दूसरी आवश्यक शर्त भी पूरी होगी। और दूसरी आवश्यक शर्त यहां क्या है कि वह पलायन करे। पलायन करने का अर्थ है कि बाहर जाए, उस भूमि क्षेत्र से बाहर जाए। तो बाहर जाने के बाद ही कोई क्षति जब कारित होती है तो उसके लिए कठोर दायित्व का सिद्धांत लागू किया जा सकता है। जैसे एक और खतरनाक क्रिया होती है, जैसे बहुत बार कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो खतरनाक होते हैं और आप उनको पालते हैं, तो बहुत ही खतरनाक कार्य है यह और इस कार्य के लिए जिम्मेदारी आपकी होगी। जैसे मान लीजिए शेर एक बहुत ही खतरनाक जानवर है और आप अपने घर में शेर पालने का शौक रखते हैं। इवन जब कुत्तों की बात करते हैं, आप सबको पता होगा हाल फिलहाल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं दिल्ली एनसीआर में या देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई हैं जहां पर कुछ ऐसे ब्रीड के कुत्ते हैं जो बहुत ही खतरनाक श्रेणी में आते हैं और उनको यहां तक प्रतिबंधित भी किया है कई नगर निगम ने कि आप इसको नहीं रख सकते हैं, अपने घरों में नहीं रख सकते हैं, रिहायशी इलाकों में नहीं रख सकते हैं। फिर भी कई लोग उनको रखते हैं। जैसे पिटबुल है और आपने एक पिटबुल को अपने घर में रखा हुआ है, तो जब तक वह आपके घर में है, अंदर है, तब तक तो किसी को कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन जैसे वह पिटबुल आपके कब्जे से बाहर जाएगा,
तो वह किस तरह की क्षति कारित कर सकता है, इसकी कल्पना आपको करनी चाहिए और इसके आधार पर आपको सारे बचाव के उपाय करने चाहिए, जिसकी वजह से वह खतरनाक जो जानवर है वह बाहर ना जाए और किसी को क्षति कारित ना करे। तो कई तरह की खतरनाक चीजें हो सकती हैं, और खतरनाक की जब अब श्रेणी को देखते हैं, इसमें ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, इसमें जहरीले पदार्थ होते हैं, और इसमें कुछ ऐसे वस्तुएं होती हैं जिनकी वजह से ज़्यादा मात्रा में क्षति कारित की जा सकती है। जैसे एबनॉक्सियस जो फ्यूम्स होती हैं, जो कंपन होता है जिसको प्रकंपन भी बोलते हैं, उसकी वजह से भी कई बार क्षति कारित होती है। तो ये सब खतरनाक वस्तु की श्रेणी में आते हैं, डेंजरस और हजार्डस। कई बार ऐसा भी होता है कि सामान्यतः यह खतरनाक वस्तु नहीं है, लेकिन जिस स्थान पर आप इसको रखने जा रहे हैं और उस स्थान विशेष की वजह से यह खतरनाक हो जाती है। जैसे किसी एक खास मात्रा में अगर आप किसी खास लेवल पर किसी आग का प्रयोग कर रहे हैं और उस आग के प्रयोग को किसी भी ऐसे स्थान पर इसको सामान्य माना जाएगा, लेकिन उसी लेवल के आग के प्रयोग को जब आप किसी पेट्रोल पंप के निकट करने जा रहे हैं, मान लीजिए जो क्षेत्र है वह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आपकी भूमि के ठीक बगल में एक पेट्रोल पंप है और वहां पर आप ज्वलनशील पदार्थों को लेकर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जो साधारण स्थान पर खतरनाक नहीं है, उस विशेष स्थान पर खतरनाक वस्तु के रूप में वह परिवर्तित हो जाती है और वहां पर फिर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ऐसा नहीं है कि जो खतरनाक वस्तु की श्रेणियां कोर्ट के द्वारा बताई गई हैं कि बहुत सारे वाद में सिर्फ वही होती हैं। कई बार सामान्य जो प्रक्रियाएं हैं, सामान्य जो क्रियाएं हैं, सामान्य जो वस्तुएं हैं, किसी सामान्य परिस्थिति में वही वस्तुएं किसी विशेष परिस्थिति में खतरनाक की श्रेणी में आती है। अगर आपको जानकारी है कि यह एक विशेष परिस्थिति है, यह एक विशेष जगह है, यहाँ पर इस तरह का कार्य किया जा रहा है, तो आपको उनसे बचना होगा। तो इसका भी एक ध्यान होता है। तीसरा है कि अपनी भूमि का अप्राकृतिक उपयोग किया जाना। तो जो भी आपकी भूमि है उसका जो नेचुरल जो यूज है, अगर आप नेचुरल यूज कर रहे हैं तो नेचुरल यूज करने की वजह से इस तरह के दायित्व को नहीं निरूपित किया जाता है। इस दायित्व को तभी निरूपित किया जाएगा जब आप उसका कुछ अप्राकृतिक रूप से आप प्रयोग कर रहे हैं। तो भूमि पर जो अप्राकृतिक जो आपकी क्रियाएं हैं, जो उपयोग है, और उस उपयोग की वजह से अगर किसी को क्षति होती है तभी कठोर दायित्व के सिद्धांत को लागू किया जाता है और किन्हीं परिस्थितियों में निर्दोष होने के बावजूद भी आपकी जिम्मेदारी तय की जाती है। तो तीन जो हमने देखा यहाँ पर, पहला था किसी व्यक्ति को अपनी भूमि पर खतरनाक वस्तु को रखना, और ऐसी वस्तु है जिसके पलायन करने पर इंजरी होने के चांसेज हैं, रिष्टि कारित होने की संभावना हो, किसी ऐसी वस्तु का पलायन कर जाना, और उस भूमि का अप्राकृतिक उपयोग। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि जो यह भूमि का उपयोग है, जैसा मैंने बताया कि कई बार जो स्वाभाविक उपयोग है, और इसके लिए मैंने आपको उदाहरण भी दिया कि जैसे आप अपनी भूमि पर किसी तरह का स्वाभाविक और प्राकृतिक तौर पर उपयोग करते हैं तो वहाँ पर इस तरह के सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है। एक ऐसा केस था सोचाकी वर्सेस सेस जो 1947 में निर्णित किया गया था। इसमें यह कहा गया कि जब कोई व्यक्ति अपने घर में प्रयोग के लिए आग का उपयोग करता है और बिना किसी असावधानी के जब वह आग पलायन कर जाती है और किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को क्षति कारित करती है, तब यहाँ कठोर दायित्व के सिद्धांत का मामला नहीं बनता है। तो मैंने आपको उदाहरण के स्वरूप भी बताया था कि कई बार आपकी भूमि पर जो वस्तु है उसका एक स्वाभाविक प्रयोग है और वह खतरनाक नहीं है, और वही वस्तु किसी अन्य जगह पर खतरनाक की श्रेणी में आ सकती है। इसका मैंने आपको उदाहरण भी दिया। तो इस वाद में हमने क्या देखा कि जो डोमेस्टिक यूज है आग का, हर घर में आग का प्रयोग होता है खाना बनाने के लिए या अन्य कार्यों के लिए, तो जहां तक स्वाभाविक कार्य हो रहा है, जो नेचुरल यूज है उस वस्तु का आप कर रहे हैं और आपने कोई असावधानी नहीं रखी है, फिर भी अगर किसी कारण से वह आग बाहर जाती है तो ऐसी परिस्थितियों में कठोर दायित्व के सिद्धांत को लागू नहीं किया जाता है। इस वाद में हमने ऐसा देखा है। अब हम जब रिलेंट्स वर्सेस फ्लेचर और इस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कठोर दायित्व के सिद्धांत की बात करते हैं, तो यहां आपको यह जानना जरूरी है कि इसमें बहुत सारे जो एक्सेप्शंस हैं वह भी दिए गए हैं, और यही जो एक्सेप्शन है इसको पूर्ण दायित्व से भिन्न करते हैं। जो भारत में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत विकसित किया गया उसमें इन एक्सेप्शंस के लिए कोई जगह नहीं है। ये जो बचाव हैं वह निष्प्रभावी हैं।
उनका सहारा नहीं लिया जा सकता है। लेकिन रिलायंस वर्सेस फ्लेचर और उसके बाद के वादों के आधार पर हम पाते हैं कि जो यह कठोर दायित्व का सिद्धांत है, इसमें कई तरह के अपवाद भी हैं, और उन अपवादों की श्रेणी में जब मामला बनता है, जब मामला आता है, उसमें कठोर दायित्व को नहीं निरूपित किया जा सकता है और प्रतिवादी प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं होता है। अब हमें देखना होगा कि यह जो एक्सेप्शंस हैं, जो अपवाद हैं, वह किस तरह के अपवाद हैं। और सबसे पहला अपवाद यहां यह है कि ईश्वरीय कृत्य। जैसा कि पिछले अध्याय में भी मैंने आपको जब सामान्य अपवाद बताया था, उसमें भी मैंने बहुत सारे ऐसे अपवाद बताए थे जो कई मामलों में लिए जाते हैं। तो अपवाद भी कई तरह के होते हैं, एक सामान्य अपवाद होते हैं और कुछ विशेष अपवाद भी होते हैं। तो जब विशेष अपवाद होते हैं, जैसे किसी खास विशेष विधि के द्वारा अगर कोई आपको लायबिलिटी आपके ऊपर फिक्स की जाती है, तो उसमें जो अपवाद बनते हैं तो वह विशेष अपवाद की श्रेणी में आते हैं, और जो सामान्य अपवाद होते हैं वह किसी भी तरह के अपकृत्य में लागू किए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ये अपवाद हैं, जो जिनके बारे में चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं इस रिलेट वर्सेस फ्लेचर के संदर्भ में, तो निश्चित रूप से यह कठोर दायित्व के संदर्भ में दिए गए अपवाद हैं। भले ही यह सामान्य अपवाद के भी श्रेणी में आते हों, लेकिन कठोर दायित्व के सिद्धांत से बचने से जो लायबिलिटी फिक्स होती है, जो प्रतिकर देने के लिए बाध्य किया जाता है, उससे बचने के लिए जब आप इन बचावों का सहारा लेते हैं तो यह कठोर दायित्व के अपवाद के रूप में जाने जाते हैं। आपको यह भी जानना जरूरी है कि जो मैंने बताया कि जो विशेष अपवाद होते हैं, उसका एक उदाहरण अगर मैं आपको दे दूं तो अब आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आएगी कि जो विशेष जो अपवाद होते हैं वह किस तरह के होते हैं। मान लीजिए जो मानहानि का जो अपकृत्य है, इसके लिए आपको पता है कि यह दायित्व निर्धारित होता है, लेकिन वहां जो कुछ ऐसे अपवाद हैं जो स्टैट्यूटरी हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, जैसे प्रिविलेज है। अगर आप किसी सदन के अंदर कोई बात बोलते हैं, वहां पर मानहानि नहीं लगता है, तो वहां एक बचाव है। तो इस तरह के जो अपवाद हैं, जो बचाव हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, स्टैट्यूटरी हैं, तो वह विशेष रूप से दिए गए बचाव हैं, विशेष बचाव हैं, विशेष अपवाद हैं। लेकिन अपकृत्य के लिए जो साधारण तौर पर जो अपवाद कोर्ट के द्वारा स्वीकृत किए गए हैं, इन अपवादों को हम मानते हैं कि यह सामान्य अपवाद हैं। उसी तरह के कुछ अपवाद यहां रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में भी हम देखते हैं। जो सबसे पहला अपवाद यहां है वह है ईश्वरीय कृत्य, जो दैवीय कृत्य होता है। जैसा मैंने आपको पिछले अध्याय में भी बताया कि इसको एक्ट ऑफ गॉड या विश मेजर कहते हैं। तो यह जो विश मेजर है, एक्ट ऑफ गॉड है, इसको रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में भी इसको रखा गया था, इसकी चर्चा हुई थी कि क्या यह अपवाद कठोर दायित्व के सिद्धांत में लागू होता है। तो ऐसा पाया गया कि हाँ, इसको इसमें रखा जाएगा। एक्ट ऑफ गॉड जो होगा, विश मेजर होगा, उसमें जो मानवीय कृत्य है उसका रोल नहीं है, जो मानवीय एजेंसी है उसका कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो जब यह बिना मानवीय एजेंसी के हस्तक्षेप के जब कोई कार्य घटित होती है और यह प्राकृतिक रूप से घटित होती है, तो ऐसा माना जाता है कि यह कार्य ईश्वर का कार्य है, और इस वजह से जो प्रतिवादी होता है वह अपना बचाव लेता है और प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं होता है। और यहाँ पर जो आपको मैं केस बताऊं, तो यहाँ निकोलस वर्सेस मार्शलैंड का केस था, और यहाँ पर मानवीय इतिहास की जो एक सबसे ज़्यादा मात्रा में होने वाली बारिश हुई थी, और उस बारिश की वजह से कई पुल बह गए थे, और जिनकी वजह से जो वादी था उसको बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। लेकिन जब प्रतिवादी के विरुद्ध वाद लाया गया और यह साबित करने का प्रयास किया गया कि वादी जो प्रतिवादी है वह प्रतिकर देने के लिए बाध्य है, और इसमें जब प्रतिवादी ने इस तरह के बचाव को सामने रखा कि नहीं, यह ईश्वरीय कृत्य है, हमने अपने तरफ से हर तरह का बचाव रखा था, लेकिन चूंकि इतनी ज़्यादा बारिश हुई है और यह बारिश मानवीय इतिहास की सबसे ज़्यादा बारिश की श्रेणी में आता है, तो ऐसे में जिम्मेदारी नहीं तय करनी चाहिए, और इसको न्यायालय ने स्वीकार भी किया था। तो हम देखते हैं कि कई परिस्थितियों में जो एक्ट ऑफ गॉड होता है, और उस एक्ट ऑफ गॉड जो विश मेजर होता है, उसकी वजह से जो दायित्व प्रतिवादी की होती है उससे उसको बचाव मिल जाता है। तो कठोर दायित्व के भी मामलों में ईश्वरीय कृत्य एक अपवाद के रूप में रखा गया है। अगर जो कार्य है प्रतिवादी का, वह ईश्वरीय जो भी घटना घटित हुई है, अगर वह ईश्वरीय कृत्य के रूप में सामने आती है और यह साबित होती है, तब कठोर दायित्व का सिद्धांत नहीं लगेगा और प्रतिवादी को प्रतिकर नहीं देना होगा। यहाँ एक और बात है, जब हम ईश्वरीय कृत्य की बात करते हैं, कई बार मानवीय हस्तक्षेप भी होता है।
तो जहां मानवीय हस्तक्षेप है, मानवीय एजेंसियों का हस्तक्षेप है, तो उस वैसे मामलों को यह कहा जाता है कि यह भले ही वो आपके कंट्रोल से बाहर हो, आप उसको नियंत्रित नहीं कर सकते हो, लेकिन मानवीय एजेंसी का हस्तक्षेप है, अनियंत्रित है, उसको कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन यह साबित हो रहा है कि मानवीय एजेंसी का वहां पर हस्तक्षेप है। तो इस हस्तक्षेप की वजह से यह जो भी घटना घटित हुई है इसको ईश्वरीय कृत्य नहीं माना जा सकता है और ऐसे में कठोर दायित्व का सिद्धांत लग सकता है। जो दूसरा अपवाद इसमें दिया गया है वह है कि किसी थर्ड पार्टी द्वारा किया गया कार्य, जो अनजान व्यक्ति होता है, जो एक स्ट्रेंजर होता है, उसने इस कार्य को किया है। तो चूंकि मैंने किसी खतरनाक वस्तु को रखा है अपनी भूमि पर, यह सत्य है और यह साबित भी हो रहा है, लेकिन वह जो खतरनाक वस्तु बाहर निकली है, उसका पलायन हुआ है, उसका उस क्षेत्र से बाहर निकलना, उसकी जो जिम्मेदारी है वह मेरी नहीं है, क्योंकि वह जो कृत्य किया गया है वह किसी थर्ड पार्टी द्वारा किया गया है, किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा किया गया है। तो जिस परिस्थिति में यह तीसरे व्यक्ति द्वारा किया गया पाया जाएगा, तो वहां यह देखा जाता है कि हाँ, तब कठोर दायित्व के सिद्धांत को लागू नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह एक विशेष परिस्थिति है और यह अपवाद की श्रेणी में आता है। जैसा कि मैं आपको यहां बताऊं कि जब कोई अनजान व्यक्ति, इसमें एक केस भी है कि बॉक्स बनाम जूप का वाद है। इस वाद में ऐसा ये हुआ था कि जो प्रतिवादी का तालाब था उसमें जब पानी अधिक होता था तो उसकी निकासी के लिए एक नाली बनाया हुआ था। यह एक बचाव का उपाय था कि जब पानी जब ज्यादा हो जाएगा इस तालाब में तो एक नाली है जिसके माध्यम से पानी, जो अधिक मात्रा की पानी है, वह निकल जाएगी। किसी व्यक्ति ने, अनजान व्यक्ति ने जो वो नाली थी उसको ब्लॉक कर दिया, उसको भर दिया, अवरुद्ध कर दिया, जिससे वह पानी निकलता था। अब क्या हुआ कि जब पानी भरा उस तालाब में तो वह पानी बाहर निकल गया और वह वादी के भूमि में गया और वादी को क्षति हुई उसकी वजह से। तो ऐसे में जब वाद लाया गया तो यहां पर बहुत सारे आर्गुमेंट दिए गए कि जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को भी यहां लाया गया कि यह कठोर दायित्व का सिद्धांत बनता है। लेकिन यहां न्यायालय ने यह पाया तथ्यों के आधार पर कि जो नाली एक बचाव के लिए वहां बनाई गई थी, पानी ज्यादा था, खतरनाक लेवल का था, सत्य है, लेकिन जब ज्यादा पानी होगा, जब खतरनाक लेवल को टच करेगा, तब बाहर निकालने के लिए एक नाली बनाई गई थी, लेकिन उस नाली को अवरुद्ध किया गया और अवरुद्ध होने की वजह से जो ज्यादा पानी था वह बाहर निकलकर वादी के क्षेत्र में गया और उसको नुकसान हुआ। तो जो नाली को अवरुद्ध किया गया, यह कार्य किसने किया? क्या प्रतिवादी ने किया? तो तथ्यों के आधार पर पाया गया कि प्रतिवादी ने नहीं किया, यह कार्य किसी अनजान व्यक्ति ने किया, किसी तीसरे व्यक्ति ने किया। तो जब यह कार्य किसी तीसरे व्यक्ति ने किया तो यहां देखा गया कि हां, इसके लिए जिम्मेदारी बनती है। इसी से संबंधित अगर मैं एक बात आपको भारत का बताऊं, जो एक मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस शैल कुमारी का एक वाद था। इस वाद में यह हुआ कि बिजली के तार गिरे हुए थे और बिजली के तार जब गिरे हुए थे उसमें बिजली का करंट जो है वह प्रवाहित हो रहा था और एक जोगिंदर सिंह नाम का व्यक्ति जो 37 वर्ष का था, उसकी बीवी और बच्चे भी थे, वह अपनी साइकिल से जा रहा था और वह उन नंगी तारों के चपेट में आ गया, उनके संपर्क में आ गया और उसकी मृत्यु कारित हो गई। तो यहां जब वाद लाया गया उस जोगिंदर सिंह की पत्नी के द्वारा, तो मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड राज्य सरकार ने यह तर्क दिया कि यहां कठोर दायित्व का सिद्धांत नहीं लगेगा, क्योंकि यह जो तार गिरा हुआ था जिसमें बिजली प्रवाहित हो रही थी, यह राज्य सरकार की गलती से नहीं हुआ है, यह बिजली विभाग के किसी कर्मचारी की गलती से नहीं हुआ है, बल्कि चोरों द्वारा, जो चोर बिजली के तार को काट रहे थे, उन्होंने कटे हुए तार को नीचे गिरा हुआ छोड़ दिया और जिसकी वजह से ऐसी दुर्घटना हो गई और जिसमें इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। तो इसके लिए राज्य सरकार प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि यह कृत्य किसी थर्ड व्यक्ति के द्वारा किया गया है, किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा किया गया है। लेकिन न्यायालय ने यहां पर इसको स्वीकार करने से मना कर दिया। न्यायालय ने कहा कि नहीं, आप अपनी जिम्मेदारी से यहां नहीं बच सकते हैं, क्योंकि जो बिजली के तार हैं उसमें बिजली प्रवाहित हो रही है या नहीं हो रही है, कहां पर तार कटे हैं, कहां पर गिरे हुए हैं, इसको देखने की भी जिम्मेदारी आपकी है। तो सिर्फ तीसरे पक्ष द्वारा ऐसा कार्य किया गया है, इसके आधार पर आप अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते हैं। तो भारत में इस वाद में जो यह बचाव का जो यह अपवाद है,
तीसरा ये जो दूसरा अपवाद है अनजान व्यक्ति का कृत्य, इसको भारत में इस वाद में, खासकर इस वाद में नहीं मान्यता दी गई और कहा गया कि नहीं, यहाँ कठोर दायित्व का सिद्धांत बनता है और आपको प्रतिकर देना होगा। सिर्फ इस वजह से कि किसी चोर ने इस कार्य को किया है, आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं। तो विद्युत का प्रवाह कितनी सुचारू रूप से हो रहा है और कहां इसमें बाधा आ रही है, यह देखने की जिम्मेदारी आपकी है। तो आपकी उपेक्षा है यहाँ पर, आपकी लापरवाही है यहाँ पर, इससे आप नहीं बच सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। अब हम जब देखेंगे कि इसी तरह से जो एक और अपवाद यहाँ आता है वह है वादी की सहमति। तो वादी की सहमति से यहाँ तात्पर्य यह है कि जो कॉन्सेंट है, जिसको हम बोलते हैं वॉलंटरी नॉन फिट इंजुरिया, जो यहाँ पर स्वेच्छापूर्वक दी गई जो सहमति होती है। तो कई बार आप स्वेच्छापूर्वक अपनी सहमति देते हैं, उस तरह के रिस्क को लेते हैं और उस वस्तु से आपको कोई नुकसान होता है, तब वहां पर ऐसा माना जाएगा कि इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, जैसे इसमें एक केस भी जो पहले के अध्याय में भी मैंने बताया था कि थॉमस वर्सेस कॉटरमैन का जो केस था, इसमें एक फैक्ट्री थी, शराब बनाने की फैक्ट्री थी, उसमें कई भट्टियां थी और वहां पर कोई व्यक्ति नियोजित था और नियोजन के दौरान जलती हुई भट्टी में वह गिर जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसको पता था कि जहां मैं कार्य कर रहा हूं वहां किस तरह का जोखिम है, किस तरह का रिस्क है। इसको जानते हुए, और जो जोखिम था वह स्पष्ट था, वह दिख रहा है कि यहाँ पर भट्टियां हैं और आपका काम ही है उन भट्टियों के साथ जो ढक्कन हटाना, ढक्कन रखना या उनमें जो भी तरल पदार्थ हैं उनको वहां से दूसरी स्थान पर ले जाना। तो जब आप उसी तरह के कार्य में लिप्त हैं, नियोजित हैं, और आपको पता है कि जो जोखिम है वो कैसा है, ज्ञान भी है और आपने सहमति भी दी हुई है, क्यों कि जोखिम जो है वो है स्पष्ट है, तो ऐसे में आपने वह जो नियोजन है उसको स्वीकार किया है अपनी स्वेच्छा से, तो यहाँ पर आप यह नहीं कर सकते हैं कि कोई भी दायित्व बनता है नियोक्ता के ऊपर। तो जब आप स्ट्रिक्ट लायबिलिटी को लेकर आते हैं और यहाँ पर जो प्रतिवादी है वह अपने बचाव में कहता है कि नहीं, जो वादी हैं उनकी सहमति थी, यहाँ पर स्वेच्छापूर्वक दी गई सहमति थी, तो ऐसा देखा जाता है कि हाँ, ऐसे में जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है उसको लागू नहीं करना चाहिए। एक अगला जो इसमें अपवाद है वह है सांविधिक प्राधिकार का अपवाद। कई बार क्या होता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत बार विधि द्वारा प्राधिकृत किया जाता है, जो कानून है हमारे वह प्राधिकृत करते हैं, और जो प्राधिकृत व्यक्ति है वह उस कार्य को करता है। तो प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा किया गया जो कार्य है वह हमेशा एक अच्छा बचाव माना जाता है, और जब कठोर दायित्व की बात करते हैं तो वहां भी यह एक अच्छा बचाव है। और जब यह कार्य सांविधिक प्राधिकार का होता है और एक निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित कार्य करने के लिए विधि के द्वारा जब कोई अधिकार प्रदत्त किया जाता है, तब यह सांविधिक प्राधिकार होता है और इस प्राधिकार के तहत किए गए कार्य के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। तो कठोर दायित्व के सिद्धांत का एक अपवाद, अच्छा अपवाद, यह सांविधिक प्राधिकार भी होता है, और इसमें जिस भी व्यक्ति को क्षति हुई है वह प्रतिकर लेने के लिए प्रतिकारी को बाध्य नहीं कर सकता है। अब जब हम एक अगले अपवाद के बारे में चर्चा करते हैं कि जो इसका अगला अपवाद है वह है वादी की गलती अथवा दोष, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर। जो वादी है उसने स्वयं कोई गलती की हुई है। जब वादी ने स्वयं कोई गलती की हुई है तब वह किसी भी रूप में जो प्रतिवादी है उससे प्रतिकर लेने के लिए उसको बाध्य नहीं कर सकता है, क्योंकि यहां गलती आपने की हुई है। तो इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत भी हैं, नियम भी हैं। पिछले अध्याय में मैंने इस पर विशेष चर्चा की है कि जो वादी होता है जब उसकी गलती होती है, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, तो वह एक सामान्य अपवाद की श्रेणी है, और उस सामान्य अपवाद की वजह से जो प्रतिवादी होते हैं वह अपना बचाव करते हैं न्यायालय के समक्ष और प्रतिकर देने से बचते हैं। लेकिन कठोर दायित्व के सिद्धांत में भी इस तरह के अपवाद को सम्मिलित किया गया है, और इसमें जब स्वयं की गलती वादी की होती है और भले ही दोष जो है और जो असावधानी रही हो और जो क्षति कारित हुई हो वादी को, लेकिन प्रतिवादी से जो प्रतिकर प्राप्त करना है उसके आप हकदार नहीं होते हैं, क्योंकि आपने वहाँ गलती की हुई है, आप स्वयं गलत हैं। इस पर एक वाद भी है
पोंटिक बनाम नोकेस का वाद है, इसमें ऐसा ये हुआ था कि जो वादी के घोड़े थे वह प्रतिवादी के दीवार के पास लगी हुई कुछ विषैली पत्तियों को खा लिए और उनकी मृत्यु हो गई, और वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध नुकसानी का वाद संस्थित किया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। उसे सफलता क्यों नहीं मिली, यह महत्वपूर्ण है, और इसके लिए दो जो तथ्य हैं वह महत्वपूर्ण हैं। इन दो तथ्यों पर जब आप ध्यान देंगे तब आपको पता चलेगा कि इसमें क्यों प्रतिकर नहीं दिया गया। पहला, कि स्वयं वादी के घोड़े ने प्रतिवादी की भूमि पर अतिक्रमण किया था तथा प्रतिवादी की जमीन पर लगी पत्तियों द्वारा पलायन नहीं किया गया था। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बताया है कि जमीन पर, अपनी भूमि पर खतरनाक वस्तुओं को रखना एक अलग बात है, लेकिन उन खतरनाक वस्तुओं का पलायन होना यह महत्वपूर्ण है। क्या वास्तव में उन खतरनाक वस्तुओं का पलायन हुआ है, यह महत्वपूर्ण है। और जब हम अपवाद की बात करते हैं तो यहां अपवाद में हम देखते हैं कि जो वादी है उसकी गलती स्वयं की कितनी है। तो यह दोनों बात यहां पर साबित होती हैं इस वाद में, और हम देखते हैं कि जो घोड़ा है वह स्वयं वादी की भूमि पर जाता है, तो जो अत्याचार हुआ है वह स्वयं वादी की तरफ से हुआ है, उसका घोड़ा प्रतिवादी की भूमि पर जा रहा है। दूसरा, कि जो विषैली पत्तियां हैं वह प्रतिवादी की भूमि पर हैं, वह विषैली पत्तियों का, उन विषैली पत्तियों का पलायन जो हुआ है वह उस भूमि से कहीं बाहर नहीं हुआ है। तो कठोर दायित्व के सिद्धांत में पलायन होना जरूरी है। तो यह दोनों बातें जब साबित होती हैं तो स्वाभाविक रूप से आप किसी भी प्रतिकर के हकदार नहीं होंगे, और इसीलिए न्यायालय ने वादी का जो क्लेम था उसको रिजेक्ट किया। इस तरह से जो एक सामान्य लाभ भी एक प्रतिवाद के रूप में, अपवाद के रूप में देखा जाता है कि किस तरह का सामान्य लाभ मिला है और प्राधिकृत कार्य किया गया है। और इसके लिए एक जो केस है, जो एक केस था ग्रीन बनाम चेल्सिया वाटर वर्क्स लिमिटेड, इस केस में ऐसा था कि जो विधि द्वारा प्राधिकृत तौर पर पाइप के फट जाने से वादी के अहाते में कुछ पानी भर गया और उससे वादी को कुछ नुकसान हो गया, और इस नुकसान में यह देखा गया कि जो पाइप विधि द्वारा प्राधिकृत तौर पर रखा गया है और प्रतिवादी की तरफ से किसी भी तरह की कोई उपेक्षा नहीं रखी गई है। तो जब प्रतिवादी की तरफ से कोई उपेक्षा नहीं रखी गई है तो ऐसे में आप प्रतिवादी को किसी भी तरह के प्रतिकर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा यहां पर कि कठोर दायित्व के सिद्धांत में 5 जो अपवाद हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण अपवाद हैं, और इन महत्वपूर्ण अपवादों की वजह से कोई व्यक्ति अपना बचाव कर सकता है, अन्यथा निर्दोष होने के बावजूद भी आप कठोर दायित्व के आधार पर प्रतिकर देने के लिए बाध्य किए जा सकते हैं न्यायालय के द्वारा। अब हमको देखना है कि इस जो नियम था यह रेलेंट्स वर्सेस फ्लेचर का, इसका जो विकास भारत में हुआ वह किस रूप में हुआ। तो भारत में पूर्ण दायित्व का जो नियम आया यह एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में आया, और इसमें ऐसा हुआ था कि इसको हम ओलियम गैस लीक केस के भी नाम से जानते हैं, और दिल्ली में यह घटना हुई थी। यहाँ पर डीसीएम जो श्रीराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड है उसकी एक फैक्ट्री थी, वहां से ओलियम गैस का रिसाव हुआ, और उस ओलियम गैस के रिसाव के होने की वजह से बहुत सारे लोग बीमार हुए, और यहां तक ये हुआ कि एक वकील की मृत्यु भी हो गई। इसके बाद से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाया गया, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने इस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को सुनते हुए यह निर्धारित किया कि इस तरह की जो खतरनाक वस्तु है, जो जहरीली गैस है, और आप एक फैक्ट्री चला रहे हैं, आप एक व्यावसायिक उद्यम में है, तो भारत में जब पूर्ण दायित्व का सिद्धांत जब विकसित किया गया तो इसमें एक चीज को ध्यान में रखा गया कि जब उन खतरनाक वस्तुओं का प्रयोग किसी उद्यम के रूप में किया जा रहा है, बिजनेस पर्पस से किया, कमर्शियल रूप में आप उसको यूज कर रहे हैं, तब आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। इसीलिए इस वाद में जो ओलियम गैस लीक केस के नाम से हम जानते हैं, यह एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नए तरह के दायित्व का निर्धारण किया, और यह जो नया दायित्व था वह था पूर्ण दायित्व का सिद्धांत, और यह रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में दिए हुए सिद्धांत से अलग था, भिन्न था, क्योंकि रिलायंस वर्सेस फ्लेचर में जो सिद्धांत दिया गया था उसमें बचाव के लिए बहुत सारे अपवाद भी थे, लेकिन यहां हमारी सुप्रीम कोर्ट ने, उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि नहीं, जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है उनमें बचाव होते हैं, लेकिन जो पूर्ण दायित्व का सिद्धांत होता है यह हर परिस्थिति में लागू होता है। आप निर्दोष हो, आपके कार्य का कोई आशय ना हो, कोई दुराशय ना हो, और यह किन्हीं ऐसी परिस्थितियों में भी किया गया हो, फिर भी
आपकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आप एक व्यावसायिक उद्यम में हैं और उस व्यावसायिक उद्यम में आपने इस तरह के खतरनाक वस्तुओं को रखा है, जैसे जो जहरीली गैस होती है या कितनी खतरनाक होती है, इसको रखने के लिए आपको सारी सावधानियां रखनी होगी, क्योंकि आप एक प्रॉफिट मेकिंग जॉब में हैं और आपको सारी सावधानियां रखनी होगी। और तब जो आपका दायित्व बनता है वह पूर्ण दायित्व का नियम लागू होता है और इसमें कोई अपवाद कार्य नहीं करता है। इसी से संबंधित एक और बहुत ही प्रसिद्ध वाद है जो आप सभी जानते होंगे, भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो भोपाल गैस ट्रेजेडी में भी यह एक कार्बाइड बनाने की कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन लिमिटेड, और आपको पता भी होगा कि जो उसका मालिक था एंडरसन, वो भाग गया था और बाद में एक अमेरिका में इस पर वाद दायर किया गया। और चूंकि इसमें प्रातिनिधिक दायित्व का मामला था तो भारत सरकार ने एक एक्ट भी बनाया जो भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985 था, और उस एक्ट के तहत भारत सरकार ने सभी लोगों का प्रतिनिधित्व किया और अमेरिका में ये वाद किया। अमेरिका के कोर्ट ने उसको क्षेत्राधिकार के मसले पर उसको रिजेक्ट किया और कहा कि भारत सबसे उपयुक्त जगह है इस वाद को लाने के लिए। फिर भारत में इस वाद को लाया गया और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इसी एब्सोल्यूट लायबिलिटी, पूर्ण दायित्व के सिद्धांत के आधार पर अपना निर्णय दिया और लोगों को प्रतिकर दिलाया। तो हम देखते हैं कि जो पूर्ण दायित्व का सिद्धांत विकसित किया गया, इसमें किन्हीं अपवादों को जगह नहीं दी गई। सारे जो अपवाद कठोर दायित्व में थे वह यहाँ निष्प्रभावी हो जाते हैं और ऐसे में पूर्ण दायित्व का सिद्धांत ज़्यादा उपयोगी साबित होता है किन्हीं ऐसी परिस्थितियों में जहाँ बहुत ज़्यादा खतरनाक वस्तुओं को रखा जाता है किसी व्यावसायिक गतिविधि में। तो इन दायित्वों का अपकृत्य विधि में एक बहुत ही बड़ा योगदान है और न्यायालयों ने इस पर विशेष ध्यान दिया है। अब इस व्याख्यान को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। Hello, good morning everybody. I am Raghunandan Sengupta. So, I will just give you a very brief excitement area of finance, which is quantitative finance, and that has a huge market starting around about 10 years back and it is exploding exponentially. So, what do we mean by quantitative finance? Quantitative finance is actually the application of different mathematical and statistical techniques in the area of financial markets, be it say for example derivative pricing, be it in the area of say for example portfolio management, be it in the area of asset liability management, be it in the area of portfolio management. We see that the application has exploded in such a way that there is a huge opportunity for people who have a quantitative background in mathematics and statistics. They can utilize those in the area of finance, but obviously with some prior knowledge of finance as a subject. Now, when we say about quantitative finance, as I said, it is an area of applied mathematics and statistics applied in financial markets. Use of different areas, if somebody is interested to know, we have stochastic calculus, we have derivative pricing, we have operation research, we have quantitative techniques like differential equations, stochastic calculus, time series, and they are heavily used in the area of quantitative finance as I mentioned. Now, we all know that in 1997 the Nobel Prize in Economics, so it is basically the Nobel Memorial Prize in Economics was given to the work of Merton and Scholz in the area of derivative pricing, and after that there has been exponential increase in the area of quantitative techniques in quantitative finance and in the area of different type of derivative pricing. With the advent, moreover with the advent of high-ended and sophisticated computing data, big data has come in a very big way, where
application areas starting from computing, from different type of algorithm design have been taken up in such a big way that nowadays at least we are able to understand that how high frequency data algorithm trading can be utilized using the concept of quantitative finance in the area of finance as such. But there is a flip side also, obviously when there is a huge amount of development. So, obviously due to some regulation errors or something, there has been some pitfalls, which I think is should be a bullet point for people who are really interested to take up quantitative finance, they should be aware. So, consider the financial crisis in 2008 and later on, and we are seeing different banks are failing, different financial institutions are facing a problem, countries are facing a problem like in Europe, in USA. So, what should be done? So, the main thing is that even if you know the technique is best for people who are investors, who are private players, organizations like banks, governments should use these techniques in a very somber manner such that the application areas of quantitative finance using the techniques which we learned can be utilized in the best possible way to garner the overall the in-depth knowledge a person has in trying to utilize these quantitative techniques in finance. And I am sure that people who have the background, who have the knowledge, who have the sophistication, who have the knowledge of the society can definitely use quantitative finance in a very big way in trying to make their mark in this exciting field which you are going to see in years to come. And I am sure it will be a very exciting learning tool for all the participants who will take quantitative finance as a subject in years to come. Thank you, and I wish all the participants all the best and best of luck for the programs they will take. Thank you.